हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम टॉपिक, इट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या बातें लिखी हैं। तो सबसे पहले द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री किसके बारे में डील कर रही है? सबसे पहले जो किस चीज की स्टडी कर रही है, प्रिपरेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज की उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, और उनके रिएक्शंस जो है मटेरियल्स के सब्सटेंसेस के साथ कैसे कैसे हो रही है, ये सब चीजें वी विल स्टडी इन केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री डील्स विद कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, properties and interaction of matter and is of much use to human beings in daily life। तो केमिस्ट्री और किस किस के साथ डील कर रही है हमारे साथ? कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन ऑफ मैटर, किस तरीके से हमारे मैटर की इंटरेक्शन हो रही है, मैटर हैज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस and is of much use to human beings in daily life। So these aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of matter that are बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या है मैटर के, इट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या होते हैं? दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या है हमारे पास? एटम्स। एलिमेंट क्या होता है हमारा? अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स एक ही टाइप का हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस से बनाओ, दैट इज H2 हो गया, एग्जाम्पल इसका N2 हो गया, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट मेंटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स एलिमेंट की, अगर H2 हमारे पास एलिमेंट है तो इसका एटम क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास एलिमेंट क्या हो जाएगा? दैट इज एटम इज H, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे और हम देखते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ आए। तो कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज कंपाउंड? अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम द एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। जो कि टू या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बनाओ उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल देखिए, H2O, वाटर, वाटर किस किस से बना होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। मिथेन, मिथेन किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, मिथेन इज CH4, ठीक है। और शुगर, शुगर किससे बना होता है? इसका फॉर्मूला इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और शुगर इज कितना, इसमें हमारे पास क्वांटिटी होती है? कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन इज 11, ठीक है। तो हमारे पास दिस वन इज कंपाउंड। फर्दर अगर आप और इसको अच्छे से देखना चाहें तो वी कैन सी अच्छे से यहाँ पे कि डिफरेंस देख सकते हो आप कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा इट इज नोन एज एटम, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटम, एटम, एटम। मॉलिक्यूल क्या है? पार्टिकल मेड ऑफ सेवरल एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। सेवरल एटम्स, एटम्स को कंबाइन करके जो हमारे पास बनता है इट इज मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अगर इमेजिन करो ये हमारे पास टू एटम्स कंबाइन हुए हैं, इसको आप इमेजिन कर सकते हो, दिस वन इज O2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मॉलिक्यूल। और एलिमेंट क्या होता है हमारे पास? अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ द ओनली टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही टाइप के हमारे पास एटम्स से बनता है, इट इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट का एग्जाम्पल आपको पीछे भी मैंने दिया है। एक ही एलिमेंट से बनेगा हमारे पास, दैट इज एक ही टाइप के एटम से बनेगा, इट इज H2, N2, गोल्ड, ठीक है। All these comes under element। Compound क्या है? A pure substance made of same type of molecules which are made of several types of atoms, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया CO2, अलग अलग टाइप के, ठीक है। हमारे पास क्या है? एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल और ले लो आप इसका, रस्ट का, जंग जो लगता है हमारे पास, इट इज Fe2O3, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स दे कम्स अंडर कंपाउंड। और अगर और अच्छे से देखना चाहें तो आप और देख सकते हो एलिमेंट क्या है? सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू एनी सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज कार्बन हो गया एग्जाम्पल, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये हमने पीछे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं। एटम हमारे पास क्या है? बेसिक यूनिट है मैटर की, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का, ठीक है। अगर कार्बन में देखना चाहें हम, अगर स्मॉलेस्ट हमारे पास बेसिक इसकी यूनिट क्या है तो हम बोलेंगे कार्बन, ठीक है। अगर O2 में देखें तो हमारे पास इसका बेसिक यूनिट हमारे पास क्या है? इट्स ऑक्सीजन। तो वाटर हमारे पास इट इज कमिंग अंडर which in which type it is coming under? It is coming under the compound type, that is pure substance made of two or more elements is known as compound। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? वाटर हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? पार्टिकल मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स जॉइंड टुगेदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वाटर मॉलिक्यूल, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज एटम, ऑक्सीजन एटम, एटम्स कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो हमारे पास सेंटर में क्या है? कार्बन, कार्बन एटम, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर हियर, दिस वन इज ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये सब कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लूकोज, सेम लाइक दिस वे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ग्लूकोज हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें हम आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद composition, structure, properties, and transformations of matter, and also the energy associated with these changes. तो ब्रांच ऑफ साइंस किसके साथ डील कर रही है? जो कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर कैसा है उनका, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, उनके फीचर्स कैसे हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है उनका मैटर के बीच में, और एनर्जी उनके साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, ये सब चीजें हमारी अंदर केमिस्ट्री की आती हैं। तो इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस, केमिस्ट्री हमारा सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, और अलग अलग ब्रांचेस के साथ भी मिलके अलग हमारे साथ एक स्टडी कर रहा है। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। अलग अलग एरियाज कौन कौन से? जैसे वेदर पैटर्न्स हो गया, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हो गया, ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर हो गया, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, एल्कलीज, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉयज एटसेट्रा, इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। इन सब ब्रांचेस के साथ केमिस्ट्री रोल प्ले कर रहा है। तो केमिस्ट्री हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्दर, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। और इन्होंने अपॉर्चुनिटी कौन सी दी केमिस्ट्री ने? कि हमारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको आइसोलेट करना नेचुरल सोर्सेज से, ठीक है, और उनको सिंथेसाइज करना, ये सब चीजें पॉसिबल हुई है थ्रू केमिस्ट्री। और इनका एग्जाम्पल क्या है? कुछ ड्रग्स का, जैसे सिस्प्लाटिन, ठीक है, सिस्प्लाटिन, टेक्सोल, ये हमारी जो ड्रग्स हैं किस चीज में यूज होती है? कैंसर थेरेपी में, ठीक है। और ड्रग AZT, एजिड्रोथमाइडिन, ये हमारी किस पे यूजफुल होती है? एड्स के लिए, ठीक है। ये एड्स पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है AZT। जस्ट फॉर रेफरेंस इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होता है सिस्प्लाटिन का और टेक्सोल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है सिस्प्लाटिन, जस्ट फॉर रेफरेंस, आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं है अभी हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही कर रहे हैं। फर्दर आपके जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, पर अभी जस्ट रेफरेंस के लिए आप देखिए स्ट्रक्चर इसका सिस्प्लाटिन का, ठीक है, प्लैटिनम, क्लोरीन क्लोरीन एंड अमोनिया अमोनिया, ठीक है। टेक्सोल इज C47, H51, ऑक्सीजन 14 एंड नाइट्रोजन, ठीक है। फर्दर हमने एक और ड्रग पढ़ी थी, दैट इज AZT, उसका है C10, H13 एंड 5O4, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आपके लिए, ठीक है। फिर आ जाओ, सेफर ऑल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, responsible for ozone depletion in the stratosphere have been successfully synthesized. CFCs आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओजोन को डिप्लीट करने में, जो कि कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है। तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है हमारे किसने? केमिस्ट्री ने, ठीक है। और CFCs के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते क्या? ये नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं कंटेनिंग एटम्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। और क्या करते हैं CFC? सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारे पास लेयर होती है, और उसमें क्या करते हैं? ब्रेक डाउन द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन, तोड़ रहे हैं, ठीक है। अ लेयर ऑफ गैस दैट शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम डैमेजिंग UV रेयर्स। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या कर रही है? UV रेज से हमें प्रोटेक्शन दे रही है अर्थ को, पर जो ये CFCs है ये उस ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही है, ठीक है। आगे आ जाइए, इसमें है नेक्स्ट हमारा टॉपिक इज नेचर ऑफ मैटर। अब करते हैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। जो भी कोई स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसका मास होगा उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन सी फिजिकल स्टेट्स है मैटर की? इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। Solid is composed of matter,
where the particles have strong attractive forces and are close together. जिसके पास strong attractive forces होंगे solid के पास, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, solid का देखो closely packed है, कोई भी space बीच में नहीं है और strong attractive forces इन सबके बीच में, ठीक है. और solid के पास क्या है, definite shape है और definite volume है, ठीक है. Further इसमें क्या है हमारा liquid क्या है? A liquid is composed of matter where the particles are close together but have weak attractive forces. इसमें क्या है कंपैरेटिवली टू सॉलिड्स, इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, वीक. फर्दर अगर हम इसको यहाँ पे देखें स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है. सॉलिड्स में क्या है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. जैसे यहाँ पे ब्रिक का एग्जांपल लिया है, ठीक है. इसमें क्या है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है. ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, क्लोजली पैक्ड है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में, ठीक है. अब लिक्विड्स में क्या है, देखो लिक्विड्स हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम जरूर है पर उनका शेप नहीं है. क्यों? क्योंकि लिक्विड को हम जिस बीकर या वेसल में डालेंगे वो उसी की शेप अटेन कर लेगा, ठीक है. और पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टुगेदर, और पार्टिकल्स क्या है इसमें ज्यादा क्लोज नहीं है क्योंकि इनके पास थोड़ी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. अब गैसेस में आ जाइए. गैसेस हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम. ना शेप और ना वॉल्यूम इसका डेफिनेट होगा, ठीक है. तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली. देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर है सारे हमारे पास गैसेस के पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा, ठीक है. फर्दर जो हमारे पास सॉलिड्स, लिक्विड और जो गैस है, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल. कैसे? अगर हम सॉलिड है, सॉलिड को मेल्ट कर दें, जैसे आइस है, आइस को मेल्ट कर दें तो मेल्ट करके क्या बनता है उसका लिक्विड, ठीक है, पानी बन गया. फिर उसके बाद लिक्विड को हम हीट करें तो वो इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस. सिमिलरली इंटरकन्वर्टेबल, दैट इज गैस को अगर हम कंडेंस कर दें तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. वेपर्स कलेक्ट करके कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम कलेक्ट करेंगे गैसेस को तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. इसकी गैस हमारे पास is getting converted into liquid via condensation. Then afterwards, liquid is getting converted into solid by freezing liquid. ठीक है. तो solid, liquid and gas, these are interconvertible to each other. ठीक है. Further, इसमें क्या है हमारे पास, जो matter है, matter is classified as pure substances and mixtures. तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, किसको, मैटर को, ठीक है. इसमें हम ऐसे देख लेते हैं, आपको इसमें इजी लगेगा. टाइप्स ऑफ मैटर में क्या है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस कैन बी एन एलिमेंट, ठीक है. हमने पीछे स्टडी करा भी, एलिमेंट हमारे पास एग्जांपल लिया था हमने, H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, जिससे एक ही एटम से बनाओ. और कंपाउंड, ठीक है, या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है. कंपाउंड का हमने एग्जांपल लिया था पीछे, H2O हो गया, ठीक है. ये सब एग्जांपल्स है कंपाउंड के. द कॉम्पोजिशन ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज द सेम थ्रू आउट एंड डज नॉट वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल. तो कॉम्पोजिशन जो हमारे पास है इसकी, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके प्योर सब्सटेंस के, सेम रहेंगे थ्रू आउट, चाहे वो अलग अलग सैंपल में भी हो पर वो सेम रहेंगे. और इसके एग्जाम्पल क्या है प्योर सब्सटेंस का, जैसे वाटर, शुगर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है. फिर इसके बाद है हमारा मिक्सचर. मिक्सचर में हमें क्या हो जाएगा, नाम से आपको पता चल रहा है, कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है. मिक्सचर contains more than one substance, तभी we are calling it as mixture. और they can vary in composition and properties from sample to sample. और ये composition और properties vary करेंगे sample to sample. इसका example, sugar dissolved in to water, ठीक है. Granite, brass is a mixture of copper and zinc, ठीक है. Chocolate chip cookie, ये हमारे पास vary करेगा sample to sample, and air. All these are examples of mixture, ठीक है. Further, मिक्सचर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है. होमो मीन्स क्या होता है, हमेशा याद रखें, होमो इज सेम, ठीक है. और हेट्रो का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, ठीक है, इट इज डिफरेंट. तो होमोजीनियस अगर आएगा तो ऑलवेज इट मस्ट हैव समथिंग सेम, और अगर हेट्रोजीनियस आएगा तो इट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है. देखते हैं क्या है होमोजीनियस मिक्सचर का, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम कॉम्पोजिशन. और होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस, इनको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं. एग्जांपल क्या है, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन एंड एयर, ठीक है. सॉल्ट को अगर आप पानी में डालें तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है. आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी, तो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर. ये एयर हमारा इसका एग्जांपल है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर इज नॉट द सेम थ्रू आउट द सैंपल. जो मिक्सचर सेम ना रहे, इसकी कॉम्पोजिशन सेम ना रहे थ्रू आउट द सैंपल, इट इज हेट्रोजीनियस. एग्जांपल क्या है, सैंड एंड वाटर.
अगर आप पानी में सैंड डाल देंगे तो ऑब्वियसली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सैंड कहाँ है और पानी में सैंड कहाँ पे है, ठीक है। द हेवियर सैंड सेटल्स टू द बॉटम, ऑब्वियसली हेवियर जो सैंड है हमारे पास वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। फर्दर मैटर में अगर हमारे पास क्या है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं हल्का सा। मैटर में क्या है, अगर वी कैन सेपरेट इट, ठीक है, अगर सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज इफ यस वी कैन सेपरेट, तो वो क्या बोलेंगे उसको, मिक्सचर, ठीक है। और अगर सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो इट इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और मिक्सचर में हमारे पास क्या है, इज द कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म, क्या कॉम्पोजिशन उसकी यूनिफॉर्म है कि नहीं, अगर है तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, जो हमने अभी पीछे देखा उसका एग्जांपल एयर हो गया, शुगर इन वाटर, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ऑल दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स एग्जांपल। अगर उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। ग्रेनाइट हो गया, वुड हो गया, ब्लंट हो गया, दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब आ जाओ इधर, जो कि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में भी क्या है, क्या वो डिकम्पोज हो रहा है ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से, अगर हो रहा है डिकम्पोज देन इट मस्ट बी कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स के एग्जांपल वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। और अगर हम नहीं हो पा रहा है वो डिकम्पोज देन इट मस्ट बी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एग्जांपल गोल्ड, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। आई होप कि इससे आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आ जाइए आगे देखते हैं क्या है इसमें फर्दर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर एसोसिएटेड विद फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर दैट इज कि वो कैसा दिख रहा है, कि इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सब्सटेंस की जिसको हम ऑल्टर नहीं कर पाएंगे उसकी कॉम्पोजिशन को। फॉर एग्जांपल हो गया कि क्या उसकी स्टेट ऑफ मैटर है, कि सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, कलर क्या है उसका, टेस्ट क्या है, ऑर्डर, स्मेल क्या है उसकी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सब हमारे एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज के। देन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फॉर्म new substances either by decomposition or by reaction with other substances, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास उसकी क्या एबिलिटी है, वो न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट कर रहा है, कैसे बनाएगा, या तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, या फिर अदर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करेगा। एग्जाम्पल है इसका एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा, ठीक है। फिर है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI इन फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनली, इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनली, और मैट्रिक सिस्टम, इसको ये भी बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। क्या है, ये डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, क्या मेजर करते हैं, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास MLT, ठीक है, एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिजायर्ड यूनिट्स। अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है। SI सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट्स, कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स है इसके पास, फिजिकल क्वांटिटी, देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है अच्छे से, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी दे रखा है, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल फॉर यूनिट, ठीक है। लेंथ के लिए सिंबल L एंड यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर, ठीक है, और सिंबल क्या है इसका, मीटर का M से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास, इसको हम किससे सिंबल लिखते हैं, स्मॉल m, और इसके यूनिट्स है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम लिखते हैं kg, ठीक है। टाइम T, और इसके यूनिट्स हैं सेकंड, और सेकंड को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल I से डिनोट करते हैं हम इसको, इसके यूनिट्स हैं एम्पियर, और इसको हम सिंबल क्या है इसके यूनिट का, कैपिटल A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दैट इज कैपिटल T, ठीक है, इसके यूनिट्स केल्विन, और हम इसको केल्विन का क्या सिंबल है, कैपिटल K, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज N, स्मॉल n, और यूनिट क्या है इसकी, मोल, और इसका सिंबल क्या है, MOL, हम इसको MOL से डिनोट करते हैं। देन लुमिनस इंटेंसिटी दैट इज IV, यूनिट्स क्या है इसकी, कैंडेला, और इसको सिंबल क्या है, CD, ठीक है। आप इसको 2-3 टाइम्स रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, इन सब के सिंबल क्या है, यूनिट्स क्या है, ठीक है, ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देन फर्दर SI सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ ए यूनिट, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस क्या क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स देखो, योक्टो, योक्टो क्या सिग्निफाई कर रहा है, मल्टीपल कितना है इसका, 10⁻⁻24, ठीक है। जेप्टो, Z 10⁻⁻21, ठीक है। एटो, स्मॉल a, और 10⁻⁻18, फेम्टो, F 10⁻⁻15, ठीक है। पीको, P, और 10⁻⁻12, ठीक है। नैनो, इट इज 10⁻⁻9, माइक्रो, इसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, सिंबल इज म्यू, 10⁻⁻6, मिली, M से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻3, सेंटी, स्मॉल c, 10⁻⁻2, ठीक है।
डेसी स्मॉल डी 10 की पावर -1, डेका DA और 10 की पावर 1, हेक्टो H 10 की पावर 2, ठीक है। देन किलो K 10 की पावर 3, मेगा M 10 की पावर 6, गीगा G कैपिटल G और 10 की पावर 9, टेरा T 10 की पावर 12, ठीक है। पीटा P 10 की पावर 15, एक्सा E 10 की पावर 18, जीटा Z 10 की पावर 21, योटो 20 की पावर 24, ठीक है। ये आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे फर्दर अपने यूनिट्स में चैप्टर में, तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप यूज करेंगे इन टर्म्स को तो आपको मेमोराइज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको 2-3 टाइम्स आप इसको रीड आउट कर लो, जो मेन है इसमें वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, जैसे किलो है, नैनो है, ठीक है। ये सब चीजें यूज होती हैं इसमें ज्यादा। अभी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जब आगे फर्दर चैप्टर्स में तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। नैनो हो गया, पीको हो गया, ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत 3-4 टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर क्या है, द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर present in a substance and is measured very accurately in the laboratory by using an analytical balance, ठीक है। मास हमारे पास क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सब्सटेंस में, और हम इसको किससे मेजर करते हैं, एनालिटिकल बैलेंस से, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है मास की हमारे पास, किलोग्राम, ठीक है। और वेट जो हमारे पास है, वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेट हमारा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फिर क्या है इसमें, the mass of a substance is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. Mass हमेशा स्टेबल रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। जो हमारा वेट होगा वो वेरी करेगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है एट द पोल्स, ठीक है, और इक्वेटर पे क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। ये सब चीजें हम भी आगे आपके चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हल्की सी इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि मास हमारा कांस्टेंट रहेगा और वेट हमारा वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी होती है वो चेंज करती है पोल्स पे और इक्वेटर पे, ठीक है। और वॉल्यूम, अब क्या है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस, इट हैज यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स है इसकी, लेंथ रेज टू द पावर 3, तो लेंथ की यूनिट की हमने भी पीछे देखा है, इट इज मीटर्स, मीटर क्यूब, ठीक है। पर हम केमिस्ट्री लैब्स में स्मॉल वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इसमें किससे डिनोट करेंगे हम, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इसकी यूनिट्स होंगी। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ठीक है। ये आप याद रखें कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आ जाओ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट्स क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है, देखो मास क्या है इसमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास के यूनिट्स केजी हो जाएंगे इसके, ये वाले यूनिट्स क्या है, केजी, और वॉल्यूम की क्या है, मीटर, ठीक है। अब हम मीटर को जब ऊपर लेके आते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे केजी मीटर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब ना, तो ऊपर आएगा 3 और नेगेटिव साइन, ठीक है। जब ये ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली इट कैरीज नेगेटिव साइन, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपने देखना है तो क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। और केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा आपने उसको लिखना है, और उसमें ऐड कितनी करनी है क्वांटिटी, 273.15, ठीक है। इसको और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल करो आपको 20 दिया हुआ है यहाँ पे। अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। और केल्विन का क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। इमेजिन अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, 9/5 इंटू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। 9/5 इंटू 20 हो गया, इसको आप कैंसिल कर दो, 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36 प्लस 32 इज इक्वल टू 68, ठीक है। ये हमारा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करेंगे, हम 20 डिग्री को
ऐड कर देंगे 273.15 और हमारे पास ये क्वांटिटी जो आएगी इट इज इक्वल टू 293.15, ये हमारा केल्विन में आ गया, ठीक है, और ये हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, ठीक है। अब आ जाओ आगे, क्या है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब इसमें क्या है, a measurement is the quantity, dimensions or extent of something usually in comparison to a specific unit, ठीक है। a unit क्या होती है, a unit is a fixed quantity chosen as the standard of measurement। एक हमें standard of measurement के लिए जो हमें फिक्स किया होता है that is known as unit, ठीक है। और scientific notation क्या होती है, is the exponential notation in which any number can be represented in the form, कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, n इंटू 10 की पावर रेज़ टू द पावर n, ठीक है। इसमें n क्या है, n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। और जो कैपिटल n है हमारा, इट कैन वेरी बिटवीन 1.00 से लेके 9.999 से सो ऑन, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है इसका एग्जाम्पल, देखो 0.0000298, ठीक है। इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको इजीली वी कैन कन्वर्ट कैसे, 2.98 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, और 130596 गिवन है, ठीक है। इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसे करेंगे, 1.3 फर्दर हमने कितने डिजिट्स यहाँ पे हमारे पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितने जाएगी 5, ठीक है। ये बहुत ईजी है। एग्जाम्पल आप इसमें देख लो कैसे है कि देखो यहाँ पे क्या करा हमने, 0.0000298, ठीक है। इसको हमने कैसे करा, 2.98 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। कहाँ पे शिफ्ट करा हमने, 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हमने 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1, यहाँ पे हमने पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और 1 2 3 4 5 डिजिट्स यहाँ पर है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। फर्दर इसमें क्या है, हम इसमें कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकते हैं ये वाली साइंटिफिक नोटेशंस, जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, अगर हमारे पास n1 इंटू 10 की पावर n1 है इंटू n2 10 की पावर n2 है, इसको हम कैसे करेंगे, n1 इंटू n2, और जो 10 की पावर में है हमारे पास, हम इसको एक साथ कर लेंगे, दैट इज 10 इफ बेसिस आर सेम, ठीक है, पावर गेट्स एड अप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर n1 प्लस n2, ठीक है, क्योंकि बेस सेम था, 10 की पावर पे था सब कुछ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, 5.6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 5.6 इंटू 6.9, ठीक है, और इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8, ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है तो पावर क्या होती है, एड अप हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा इसके बेसिस पे। तो इन्होंने भी यहाँ पे ऐसे करा हुआ है, देखो 5.6 है ना, 10 की पावर बेसिस अगर सेम है तो पावर क्या होती है, एड अप हो जाती है, 10 की पावर 13, और एग्जाम हमारे पास इसका कैलकुलेट करके कितना आ गया, 38.64 इंटू 10 की पावर 13। फिर हमने इंट्रोड्यूस यहाँ पे क्या करा, पॉइंट हमने आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 3.864, और हमारे पास 10 की पावर में एक और हमारे पास 0 ऐड हो गया, दैट इज 14, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट करा लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, 9.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। इसको देख लेते हैं करके एग्जाम्पल, एक क्या दिया हुआ इन्होंने एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, 9.8 इंटू 2.5 वाला, ठीक है, ये वाला है 9.8 इंटू 10 की पावर -2 और 2.5 इंटू 10 की पावर -6, क्या हो जाएगा इसमें, 9.8 2.5, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, जो साइन है उसको एग्जैक्ट वैसे लिखना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखो 9.8 इंटू 10 की पावर इंटू 2.5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका हमारे पास आ जाएगा 24.50, और इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -8, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस इंटू माइनस, इट विल गिव माइनस, ठीक है, तो दोनों के नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएंगी, पावर एड अप,
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, और अगर हमने इसको 2.45 की टर्म में लिखना हो तो इसमें क्या हो जाएगी हमारे पास पावर एक 10 की पावर -7। ठीक है, सिमिलरली हम इसको डिवीजन में यूज कर सकते हैं n1 इंटू 10 की पावर n1 डिवाइडेड बाय n2 इंटू 10 की पावर n2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n2 इंटू 10 की पावर n1 माइनस n2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में है तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगी। एग्जाम्पल देखो 2.7 इंटू 10 की पावर -3, 5.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इसको देख लेते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर -3, 5.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.7 इंटू 5.5 इंटू 10 की पावर -3 -4। ठीक है, क्योंकि नीचे डिवीजन में था तो ऊपर आके पावर का साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2.7 को डिवाइडेड बाय 5.5 को, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.4909। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 10 की पावर -7। ठीक है, अब हम इसको 4.909 की टर्म में भी लिख सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -8। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। फर्दर देखो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको टू ऐड or to subtract the data using scientific notation. First data to be added or subtracted is converted into form having same exponent n. ठीक है, हम क्या करेंगे इसको डेटा को जिसको हमने ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है उसके पास सेम एक्सपोनेंट की पावर होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखो लेट इट बी n1 इंटू 10 की पावर n एंड n2 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास अगर ये दोनों में गिवन है तो हम क्या करेंगे n1 प्लस n2। ठीक है, और इंटू 10 की पावर n, क्योंकि 10 की पावर n कॉमन है दोनों में यहाँ पे देखो। ठीक है, और सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन दिया हुआ बीच में तो क्या करेंगे n1 माइनस n2 और कॉमन क्या दे रखा है 10 की पावर n। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने फॉर एडिंग 6.65 इंटू 10 की पावर 4 एंड 8.95 इंटू 10 की पावर 3। अगर हमने इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे हम लोग एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द नंबर्स। एक्सपोनेंट की 10 की पावर जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो हमने उसको सेम बनाना है। यहाँ पे देखो 8.95 इंटू 10 की पावर 3 थी। ठीक है, इसको सेम करने के लिए 10 की पावर 4 करने के लिए हमने इसको यहाँ पे एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करी 10 की पावर 4 में। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 0.895। ठीक है, और हमारे पास पावर एक इंक्रीज हो गई 10 की पावर 4। अब हम इसको इजिली ऐड कर सकते हैं नंबर्स को। सिमिलरली कैसे, जैसे 6.65 0.895 और कॉमन हमारे पास क्या है 10 की पावर 4। आंसर आ गया हमारे पास 7.545 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं, सेम रूल अप्लाई। सब्ट्रैक्शन का हम देख लेते हैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन में देखो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 गिवन है और -4.8 इंटू 10 की पावर -3 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि हमें सेम एक्सपोनेंट चाहिए, मीन्स हमें 10 की पावर सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 0.48 इंटू 10 की पावर -2। अब हम यहाँ से माइनस कर देंगे 2.5 माइनस 0.48 और कॉमन क्या आ गया हमारे पास 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इज कितना आंसर आ जाएगा इसका 2.02 इंटू 10 की पावर -2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने ये वाला क्या करा है इसमें हमने अप्लाई कर दिया, दैट इज एक्सपोनेंट वाला रूल। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा प्रिसीजन। पॉइंट है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी व्हाइल एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। प्रिसीजन क्या मतलब है कि कितनी क्लोज हमारी बहुत सारी मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले रहे हैं, कितना क्लोज आ रहा है वो होता है प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या है, हम हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी होगी, ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, उसकी कितनी क्लोज हमारे पास कोई भी मेजरमेंट आ रही है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें हल्का सा हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। प्रिसीजन डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट विद ईच अदर, आपस में कितनी क्लोजनेस आ रही है उनकी। अगर हमारे पास कोई भी रीडिंग आ रही है जैसे 0.5 आ रही है, फिर दूसरी आ रही है 0.4, फिर 0.5, एक 0.6, ऐसे ये हमारे पास क्लोजनेस कितनी क्लोजनेस आ रही है मेजरमेंट्स की। और एक्यूरेसी क्या, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स टू द टारगेट और रेफरेंस वैल्यू। इमेजिन हमें रेफरेंस वैल्यू दिया हुआ है 2.5, ठीक है, और हमारी मेजरमेंट आ रही है 2, 1.9, 2.4,
2.3, ठीक है, ये वाली, ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। और प्रिसीजन इज ऑफन रेफर्ड एज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर, ठीक है, रिपीटेडली फॉर्म में जो हम मेजर कर रहे हैं इट इज रेफर टू प्रिसीजन, और एक्यूरेसी ऑफन रेफर्ड एज बायस रिजल्ट, ठीक है, ये हम बायस रिजल्ट बोलते हैं, कितना क्लोज आ रहा है हमारा उसके, हम वो देखेंगे। और प्रिसीजन इज गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, क्या करता है ये, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेता है। और एक्यूरेसी इज मेजरिंग नियर द टारगेट और ट्रू और रेफरेंस वैल्यू, ये हमेशा एक टारगेट और ट्रू वैल्यू के नियर बाय ही मेजरमेंट हम लोग चेक करेंगे। अगर हम इस पे देखें तो आप देखो जहां पे हमारे डार्ट पॉइंट्स सेंटर पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। देखो सेंटर में हमारे पास है ये वाला, ठीक है, अगर हम इसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू मानने का ये है ही ट्रू वैल्यू यहाँ पे कि हमारे जो डार्ट पॉइंट्स है यहाँ पे लगने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डार्ट पॉइंट्स लगे तो इसका प्रिसीजन भी अच्छा है और एक्यूरेसी भी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा कि रिपीटेटिवली एक ही जगह पे डार्ट पॉइंट्स लगे यहाँ पे, तो इसका प्रिसीजन अच्छा है, ठीक है, क्योंकि रिपीट हुआ है बार बार, तो ये प्रिसीजन अच्छा है। पर एक्यूरेसी क्या है इसकी, पुअर, क्योंकि एक्यूरेसी में रेफरेंस वैल्यू क्या थी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डार्ट पॉइंट नहीं है तो इसकी पुअर एक्यूरेसी हुई है। अब यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू हमारे पास ये है और ट्रू वैल्यू के पास में कुछ भी नहीं है डार्ट पॉइंट्स, और प्रिसीजन में भी नहीं होगा क्योंकि रिपीटेडली रिजल्ट हमारे पास कोई भी नहीं आया है, कोई अलग अलग डायरेक्शंस में गए हैं सारे डार्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जो पिंक शेड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू, ये वाला। इस पे क्या है, कोई भी हमारे पास पिंक जो पॉइंट है इसके आसपास कुछ भी नहीं वैल्यू दिख रही है, ठीक है, और सब अलग अलग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। और यहाँ पे देखो हमारे पास हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे ज्यादा है। और यहाँ पे हमारे पास लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, क्योंकि रिपीटेटिव रिजल्ट एक साइड में ही है सारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ट्रू वैल्यू के साथ ही है और रिपीटेड रिजल्ट भी वहीं पे आ रहा है, तो हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन, ठीक है। आई होप कि इन फिगर से आपको अच्छे से एग्जाम्पल ये वाले क्लियर हो गया होगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के रिगार्डिंग। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल मेजरमेंट शो सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है हम उसको किससे डिनोट करेंगे, नंबर्स किससे शो करेगा हमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है। और द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, दैट इज। अब इसके रूल्स हैं, हम रूल्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। क्या है इसके रूल्स, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या है इसमें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। और एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास कितने क्या होंगे उनके पास, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनके पास, ठीक है। और जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट और बिफोर डेसिमल, जीरोस जो होंगे बिफोर नॉन जीरो से पहले और डेसिमल से पहले वो सब क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। एंड जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स और आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो टू नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, और नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो होंगे वो भी सब सिग्निफिकेंट होंगे, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो राइट साइड के डेसिमल पॉइंट के होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो जरा, इसमें 45 नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स कितने होंगे, 2, ठीक है, 2। अब यहाँ पे 0.046, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 2 क्यों हुए, हमारे पास रूल है कि हमारे पास जीरो जो है बिफोर, यहां से देख लेते हैं क्या है, जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट और बिफोर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहां से क्लियर हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7.220 में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि जीरो जो यहाँ पे है वो राइट साइड में है डेसिमल के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। आप इससे क्लियर कर पा रहे हैं कंसेप्ट, क्योंकि जो जीरो है वो हमारा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे, तो इट इज सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट साइड में होता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 5002, ठीक है। अब जो जीरोस है वो किसके बीच में, 2 नॉन जीरोस के बीच में, तो जीरो भी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल नंबर कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या है, 3800, 3800, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2, ठीक है, ये 2, क्योंकि जीरो इसमें काउंटेबल नहीं, क्योंकि पॉइंट के जो राइट साइड में होगा वही काउंटेबल है, जीरो जो नॉन
डेसिमल के राइट साइड में जीरोस होंगे वो काउंटेबल नहीं है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अभी हम फर्दर इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो जरा 0.005026, इसमें हमारे पास राउंडिंग ऑफ है, ये वाला भी हम कंसेप्ट देखते हैं इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा विद एग्जांपल्स। अब इसमें है द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द रिजल्ट्स to the correct numbers of significant figures are as follows. For addition and subtraction, answer is rounded off to match the same number of decimal places as the quantity with the least number of decimal places. Addition और subtraction के लिए हम rounding off अगर कर रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, जितना हमारे पास एग्जांपल देखो 22.2 है और 2.22 है और प्लस 0.222, ठीक है, इन सबको हमने ऐड करा, आंसर हमारे पास आए 24.642। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 24.6। ठीक है, तो आंसर को जो हमने राउंड ऑफ करना है वो कितने डेसिमल पॉइंट्स के थ्रू करना है हमने, कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे लीस्ट कितना है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, तो इसलिए हमने आंसर को भी उसी के थ्रू करा है 24.6। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं क्या रूल है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए आंसर इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ लीस्ट प्रिसाइज टर्म। एग्जाम्पल, अगर हमें ये दिया हुआ है इन्होंने 3.24 इंटू 0.0866 डिवाइड बाय 5.066, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.055424 और इसको राउंड ऑफ करेंगे क्या आ जाएगा 0.055, रिटेनिंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हमारे पास 2 क्यों आई है, क्योंकि जीरोस हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी सिर्फ 2। ठीक है, अब है while limiting the result to the required number of significant figures। अब रूल्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 एंड द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर राइट मोस्ट डिजिट जो उसको रिमूव करना है वो 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर होगा वो गेन कर लेगा बाय 1। ठीक है, और अगर राइट मोस्ट डिजिट जो हमने रिमूव करना है वो छोटा है 5 से तो प्रीसीडिंग नंबर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर राइट मोस्ट डिजिट जो रिमूव करना है अगर वो 5 ही है खुद, ठीक है, तो प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा अगर हमारे पास वो इवन नंबर होगा। अगर वो हमारे पास ऑड नंबर होगा तो वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये रूल है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग, फिर ज्यादा पता चलेगा हमें। एग्जाम्पल क्या है इसमें, द नंबर देखो 12.378162 राउंडेड टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना हमने क्या हो जाएगा, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 12 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 378। अब यहाँ पे जो 8 है ये क्या है ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 से बड़ा है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारे पास प्रीसीडिंग नंबर है ये वाला, ये गेन कर जाएगा बाय 1। ठीक है, बाय 1 दैट इज 12.38। इसलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या है 12.38। हमारे रूल में लिखा था कि अगर हमारे पास जो रिमूव करना है वो 5 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो प्रीसीडिंग नंबर गेन कर जाएगा बाय 1। फर्दर देखो, अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.0085, ठीक है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो जीरोस हैं वो क्या है वो पहले हैं यहाँ पे और ये हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो और क्या है इसमें, अगर हमारे पास अगर 12.000 दिया हुआ है तो हैज अ टोटल ऑफ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितनी हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। ठीक है, क्योंकि जो जीरोस हैं वो डेसिमल के बाद हैं तो वो क्या हो जाएंगी सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितनी हो जाएंगी 5। और क्या है हमारे पास लीडिंग जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो हमारे पास जीरोस होंगी पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें दिया हुआ नंबर a इंटू 10 की पावर x कोई भी है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द अबव रूल्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ a। तो सिर्फ हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्डिंग जो भी रूल है वो a पे लगेंगे और x जो होगा 10 की पावर x जो है x इज कंसिडर्ड एज एन एग्जैक्ट नंबर and thus have an infinite number of significant figures। तो जो exact numbers होते हैं उनके पास infinite number of significant figures होती हैं, वो हम count नहीं कर सकते हैं। Example देखिए 4500 है, इसको हम लोग scientific notation में अगर लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं, reflect इसको 2, 3 और 4 significant digits में 4.5 into 10 की पावर 3। ठीक है, इसमें कितने significant figures हो गए 2, ये वाले, क्योंकि ये हमारे पास क्या है दिस वन इज एग्जैक्ट नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर के पास हम कितनी होती है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, तो वो हम काउंट नहीं करते हैं। अब देखो 4.50 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। 4.500 इसमें 4 और ये वाला काउंट नहीं करना क्योंकि दिस वन इज एन एग्जैक्ट नंबर।
ठीक है। अब फर्दर देखो 0.005026, इसमें हमारे पास कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, इसमें हमारे पास कितना है 4। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 डिजिट्स तक। यहाँ पे देखो जरा 1 2 3, अब यह जो हमारे पास 6 है, 6 क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। अब जो प्रीसीडिंग नंबर है दैट इज 2, वो कितना हो जाएगा, इट विल गेन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 503। ये वाला एग्जांपल देखो 5.7849, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें 5, ठीक है। और अप टू 3 टर्म्स तक हमने इसको रखना है, तो राउंड ऑफ कर दो। यहाँ पे क्या है 4, 4 का मतलब क्या है, ये 5 से छोटा है, ठीक है। 5 से छोटा है तो फिर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, प्रीसीडिंग टर्म चेंज नहीं होगी, वो रिटेन रहेगी जो है एग्जैक्ट, दैट इज 5.78 विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। ये हमारे पास रहा ऐसी। अब आ जाओ, अगर हमारे पास ये नंबर है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है 250.787, ठीक है। तो 7 जो है हमारे पास वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, और यहाँ पे 8 न जो है हमारे पास नंबर, वो क्या हो जाएगा, इट विल गेन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250.79, क्योंकि ये 7 जो है यहाँ पे 5 से बड़ा है। अब यहाँ पे आ जाओ 103.020, यहाँ पे क्या है, 0 जो है 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये जो प्रीसीडिंग टर्म है ये कुछ गेन नहीं करेगा, तो एज इट इज रहेगा 103.02। अब नेक्स्ट आ जाओ 926.114, अब यहाँ पे क्या है 4 5 से छोटा है, ठीक है, और 1 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो 926.11, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। आई होप कि राउंडिंग ऑफ वाली टर्म वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है, द कन्वर्जन ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस, और इसको हम किस मेथड के थ्रू करते हैं, फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड, ठीक है। अब इसमें कन्वर्जन करना है हमने इंच को सेंटीमीटर में या फिर वाइस वर्सा, तो कैसे करेंगे, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर। तो क्वांटिटी सच एज 2.5 सेंटीमीटर पर इंच, दैट इज ये वाला, और 1 इंच पर 2.5 सेंटीमीटर एक्सेट्रा आर कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड देखो ये है चीज, क्वांटिटी रिक्वायर्ड और क्वांटिटी गिवन, कितनी गिवन है, इनटू सीएफ, सीएफ इज कन्वर्जन फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी जिस क्वांटिटी में हमें वो चाहिए, जिस यूनिट्स में हमें वो चाहिए। तो कन्वर्जन फैक्टर इज अ फैक्टर इक्वल टू 1 दैट कन्वर्ट्स अ क्वांटिटी इन 1 यूनिट टू द सेम क्वांटिटी इन अनदर यूनिट। अब देखो कन्वर्जन फैक्टर 1 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद रखनी है चीजें कि कितनी सेंटीमीटर कितने मीटर इसके इक्वल होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में आपने देखना है तो 10 की पावर -10 हो जाएगी, ठीक है। अगर नैनोमीटर में देखना है तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, अगर पिकोमीटर में देखना है तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें आपने याद रखनी है, आप 3-4 टाइम्स इसको रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3937 इंच होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंच, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621 माइल, 1 kg इज इक्वल टू 2.20 पाउंड्स होता है, ठीक है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.0353 आउंस होता है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम्स, 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। केजी में करेंगे तो 10 की पावर 27 हो जाएगा, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखेंगे तो 931.48 हो जाएगा, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mmHg, और 760 सेंटीमीटर Hg इज मर्करी, ठीक है, और इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट्स हैं एटमॉस्फेयर की। और इसमें हमारे पास देखते हैं टॉर, जो आपके पास इसमें आया है, टॉर क्या है हमारे पास, इट्स अ नॉन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। यूनिट टॉर वाज नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन इवेंजेलिस्टा टॉरिस्ली हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर इन 1644। तो हमारे साइंटिस्ट के नाम था, उन पे ये टॉरिस्ली के ऊपर जो हमारे पास पड़ा टॉर, तो 1 टॉर इज डिफाइंड एज 1 डिवाइडेड बाय 760 ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, या फिर हल्का सा आपका आइडिया के लिए मैंने ये देखा है, यहाँ पे लिखा है। फर्दर आ जाओ, इसमें देखते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखेंगे तो 2.613 10 की पावर 19 हो जाएगा। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल्स, और
कैलोरीज में देखेंगे तो 2.389 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा. 1 फराडे इज इक्वल टू 9.6487 इंटू 10 की पावर 4 कूलम. 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन. ठीक है. 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग. और कैलोरीज में देखेंगे तो 0.2390. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी और 1000 मिलीलीटर. और 1 डेसीमीटर क्यूब और 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ठीक है. और कूलम इज इक्वल टू 2.9979 इंटू 10 की पावर 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ठीक है. 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 1.6021 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स. 3.87 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कैलोरीज, अगर कैलोरीज में देख रहे हैं. और वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होती है जो यहाँ पे हमने यूज करा अभी ESU इज 3.33564 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्स. ठीक है. ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. अभी न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आप ये कन्वर्जन्स यूज करोगे. तो जैसे जैसे यूज करते रहोगे आपको वैसे वैसे चीजें याद होती रहेंगी. ठीक है. तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है. आप धीरे धीरे आप इसको देखोगे तो आपको याद होने लग जाएंगी. अगर हमने यूनिट कन्वर्जन करना है, इमेजिन करो एग्जाम्पल, अगर हमने करना है वी वांट टू नो हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 4 किलोमीटर्स. 4 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. ठीक है. और 4 किलोमीटर में हमने देखना है तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 4 दैट इज 4000 मीटर्स आर देयर इन 4 किलोमीटर्स. तो कन्वर्जन फैक्टर हमने क्या यूज करा है इसमें 1000 मीटर्स. ठीक है. अगर हमें ये चीज पता है तो वी कैन कन्वर्ट इजिली. अगर ये चीज नहीं पता होगा तो हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो जैसे जैसे हम इनको जैसे जैसे यूज करते रहेंगे वैसे वैसे हमें पता लगता रहेगा. ठीक है. तो ये थे कन्वर्जन फैक्टर. अब इसके बाद जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको कोई भी टॉपिक रिपीट करवाना हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें लिख के बता सकते हैं.